अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो है वो है एनएरी प्रिपरेशन का जो रोड मैप है उससे रिलेटेड है, जो कि हम मेडिसिन और कोशिश है कि मेडिसिन और सर्जरी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब बेसिक्स का टाइम नहीं रहा आपको करवाऊं, क्योंकि हमारा जो कोर जो जो मेन है जहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज आने हैं वो हमारा क्लिनिकल ही है और अबाउट 140 एमसीक्यूज है। ठीक है, और अगर हमने क्लिनिकल भी कर लिया तो साथ में हमारा कहीं ना कहीं बेसिक भी जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज जो है इसमें हमने बेसिकली देखना है कि एनएरी प्रिपरेशन का जो है वो रोड मैप क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास साल भी है, कई बच्चों के पास महीने रह चुके हैं, कइयों का अभी स्टार्ट है एमबीबीएस और कइयों के पास जैसे कि मैं हूँ साल रह चुका है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली विद इन रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। किसी के पास 4 महीने है, किसी के पास 5 महीने है, किसी के पास 6 है, या किसी के पास जो है वो साल भरा हुआ है, किसी के पास 2 साल भरे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को चलना है लेकर। आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना, आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए कि आप किस तरह से कैच करते हो नॉलेज को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम फ्रेम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। आप हर किसी की सुनो, लेकिन एट द एंड मर्जी आपने खुद करनी है। लेकिन हाँ, वो मर्जी ऐसे होनी चाहिए कि उसका एंड रिजल्ट लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि बस प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर जो है आप रिलाई करते रहो, ऐसा नहीं करना। तो आज के जो कंटेंट है उसमें जो है कोर क्वेश्चन देखेंगे हम कि अबाउट स्टडी, अबाउट हाउ वी कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि यार हम जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है हम रिटेन नहीं कर पाते। उसके पीछे की क्या सेकिया वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। बर्नआउट, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि मेजर प्रॉब्लम है मेडिकल स्टूडेंट्स की, कि पाइल अप करते जाना है और एट द एंड जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के स्टूडेंट भी ऐसा ही करते हैं, पाइल अप करते जाते हैं। जब प्रोफ्स की बारी आती है 2-3 महीनों में वो रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगाने के बाद एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो स्टडी, ऑथेंटिक स्टडी रिसोर्सेज, व्हिच बुक्स आर द बेस्ट, हाउ टू स्टडी स्मार्टली एंड इफेक्टिवली, हाउ टू मैनेज द शेड्यूल एटसेट्रा। और एंड रिजल्ट क्या होगा, व्हाट आफ्टर पासिंग, अगर हम अपना एग्जाम इंशाल्लाह पास कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, एंड व्हाट इफ वी फेल और हाउ जॉब एंड एट द एंड सम अप करेंगे। तो कोर क्वेश्चंस में आ जाओ, तो कोर क्वेश्चंस में आ जाओ तो सबसे पहले अबाउट स्टडी। स्टडी के वाले से भाई मैं आपको ये कहूंगा कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी टू बिकम अ गुड डॉक्टर, नॉट ओनली टू पास एग्जाम। ठीक है, अभी हमारे जो स्टूडेंट है, जो स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो 4-5 साल फुल एंजॉय करते हैं। फुल एंजॉय करने के बाद उनको पास बचता है आखिरी साल। अब आप उस आखिरी साल में जो आप स्टडी करते हो वो, सॉरी टू से, आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए वो स्टडी करते हो, नॉट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। क्योंकि वो जो आपने साल स्टडी करनी है वो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए स्टडी नहीं करते आप, क्योंकि वो जो आप पढ़ रहे हो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप लेकर चलते हो, और शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी है कि आपने कुछ वक्त कुछ अरसे के लिए याद कर लिया, उसके बाद भूल गए। तो अबाउट स्टडी यही कहूंगा कि अगर ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसको भी यही है कि भाई अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा-थोड़ा करो, थोड़ा-थोड़ा करने से ये होगा कि आप कांसेप्ट बनाओगे। ठीक है? कैसे कांसेप्ट बनाने हैं उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो कांसेप्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप भूल भी जाओ, तो वो जब कीवर्ड्स आपकी नज़रों के सामने आते हैं या आप सुनते हो, तो यू विल रिटेन स्टडी, आपको याद आ जाता है हर चीज़। तो इस तरह से आपने लेकर चलना है। तो आपने डॉक्टर बनना है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करना, तो स्टडी आपने ऐसे करनी है। ठीक है? अब वो स्टडी के वाले से ये क्वेश्चन हो गया, हाउ टू रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बड़ा ही मेजर क्वेश्चन है, जो कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि यार हम पढ़ते हैं, हम करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम हमें जो है वो भूल जाता है। तो भाई साहब, हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है वो कंप्यूटर नहीं है। लोग कहते हैं कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन रह जाती है, डिलीट करोगे तो जाओगी, वैसे नहीं जाएगी। तो भाई हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन एक हम इंसान है, हम भूल सकते हैं। ठीक है, अब हम भूल कैसे नहीं सकते, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से मुराद ये कि अब बार बार हमने प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर लिखा भी है, मेडिकल नॉलेज इज सो वास्ट यू कैन नॉट बी केपेबल ऑफ होल्डिंग इट ऑल। ठीक है, यू कांट इवन बी एबल टू कंप्लीट वन होल बुक इन वन थिंग सिटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पैथोलॉजी की बुक ले लो, रॉबिन्स की ले लो, तो आप वो पूरी ज़िंदगी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? उसके अंदर इतना वास्ट नॉलेज है। जब एक चैप्टर खत्म करोगे, चैप्टर के बाद आगे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अब रेफरेंसेस ही एक बुक के कोई 30-30, 40-40 होते हैं, और अगर आप एक रेफरेंस को खोल के बैठ जाओ, तो फिर उसके पीछे की एक और कहानी है। तो आप जो है किसी भी मेडिकल नॉलेज को जो है वो किसी को, इवन किसी एक बुक को भी जो है वो नहीं होल्ड कर सकते अपने दिमाग में। तो अगर आप कहते हो कि हमें भूल जाता है तो यार इट्स ओके, ठीक है? फॉरगेटिंग थिंग्स इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम है। आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? अब प्रैक्टिस इस तरह हो सकती है, आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उस टॉपिक को करने के बाद चाहे आपने लेक्चर लिए हैं, लेक्चर लेने के बाद आपने नोट्स बनाया, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑथेंटिक कैसे हम जो है स्टडी कर सकते हैं। किस तरह से स्टडी करें कि हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहली बात ये है, लेक्चर्स, ठीक है? अगर आप लेक्चर ले रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है? दूसरी बात, स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं? स्टैंडर्ड बुक, ये जो बच्चे यूज़ करते हैं, यूएस में स्टेप 1 की बुक्स या स्टेप 2 सीके की बुक्स, दीज़ आर नॉट स्टैंडर्ड बुक्स, दीज़ आर ओनली रिव्यू बुक्स। ये जितनी भी पॉकेट्स बुक हैं, ये सारी की सारी आपकी जो हैं
रिव्यू बुक्स है, नॉट स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? स्टैंडर्ड बुक इट्स योर पैथोलॉजी, फ्रॉम पैथोलॉजी साइट इज योर रॉबिन्स, ठीक है। फिजियो की बात करें तो गैटन एंड हॉल है, ठीक है। एनाटॉमी की बात करें तो केएलएम है, बीडी 84 है, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलस्ट्रेटेड है, हार्पन्स है। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। अगर आप पॉकेट बुक की तरफ आओगे तो वो रिव्यू बुक है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि एज़्मा है एक पेशेंट को, ठीक है, तो एज़्मा क्यों है, उसके पीछे की कहानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंडर्ड बुक्स में है, ठीक है। रिव्यू बुक में सिर्फ़ इतना बताया हुआ है कि इस बंदे को एज़्मा है। तो आपने अगर रिव्यू बुक लेकर चलोगे सिरे से ही, ज़ीरो से ही, तो वो फिर रट्टा लगाने वाली बात होगी, कांसेप्ट बनाने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात ये है कि अब बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत बार आदमी है कि जब एफएमजीज़ या एएमजीज़ जो आखिरी साल में आकर तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो किसी की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तैयारी करते हैं। भाई ये जो लेक्चरर्स होते हैं ना, ये आपको रिव्यू बेसिस पर आपके थोड़े छोटे-मोटे कांसेप्ट बनाकर आपको दे देते हैं, ताकि आप पास होने के लिए काबिल हो जाओ। फिर वही बात, अगर आपने पास ही करना है एग्ज़ाम, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वाक़ई में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर आपको वेरी डीपली जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो उन लेक्चर्स को मैं आउट ऑफ 100 30% जो है वो प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है? बाकी जो 70% प्रायोरिटी है वो मैं उन स्टैंडर्ड बुक को दूँगा। क्योंकि वो लेक्चर जो देते हैं वो रिव्यू पर्पसेस पर देते हैं, उनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस होती है जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक में है। तो आपने स्टैंडर्ड बुक को लेकर चलना है, ठीक है? उसके बाद बर्नआउट, एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड इट कैन बी ईज़ बाय रेस्ट, सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये जो बर्नआउट है, फॉर एग्जांपल एक जो मेडिकल स्टूडेंट होता है उसको जो है बर्नआउट होता ही होता है, सीधी सी बात है। जब बंदा पाइल अप करता है अपने सिलेबस को, तो उसके बाद जो है उसको परेशानी होती है कि भई अब इसको जो है हमने कैसे कंप्लीट करना है। इसका एक ही हल है, आपने जो छोटे-छोटे टास्क बनाओ, मैनेजमेंट करो, उसको मैनेज करो। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि हाउ टू मैनेज दीज़ टास्क, ठीक है? तो पाइल अप अगर कर ही लिया है, तो पाइल अप का एक ही तरीका है कि अब आपने उसको सुधारना है, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, ब्रेन इज़ जस्ट ऑन अ स्लीप मोड, इसको हम कहते हैं ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, ठीक है? तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? भाई देखो, सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेडिकल स्टडीज से रिलेटेड बात हो रही है, तो सबसे पहले तो देखना है कि विच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इजी से स्टार्ट करो। जब आप एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप से स्टार्ट करते हो, तो वो फिर आपका जो ब्रेन आगे ही जो सो रहा है उसने मजीद टायर होना है, थकना है, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। टॉपिक, कोई भी टॉपिक पकड़ो जो इजी है, इजी टॉपिक को लो, इजी टॉपिक के अंदर ब्रेक्स लो, ठीक है। अपने आप को जो है मेंटली जो है वो थोड़ा रिफ्रेश करो। ये नहीं कि अगर आप एक ही सिटिंग में आपने तहैया कर लिया कि मैंने बैठ के पढ़ना है आज, तो आप एक दिन में ही 8 घंटे लगा दो। स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। 2 आवर्स अ डे, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। फिर बाद में साथ साथ जो है वो इसमें इजाफा करते जाए, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप खुद अपने लिए मोटिवेशन है। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एंड इट कैन इंप्रूव एज सेटिंग स्मॉल गोल, टेकिंग ब्रेक्स एंड फाइंडिंग व्हाट एक्साइट्स यू। लैक ऑफ मोटिवेशन का एक ही अलग है, अपने आप को ही मोटिवेट करना है। और कोई दुनिया का इंसान जो है आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि मेडिकल स्टूडेंट का सबसे बड़ा अलमिया, फायर अप करते जाना है, वही बात कि एंड पे 4 साल हमने ज़ाया किए और एंड पर आके जो हमने फिर हमें फ़िक्र हो जाती है कि हाउ टू पास एग्ज़ाम। हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि हाउ टू बिकम अ गुड डॉक्टर, हमें सिर्फ़ ये फ़िक्र होती है कि हाउ टू पास एग्ज़ाम। तो अगर पास ही करना है एग्ज़ाम, तो फिर यू कैन कैरी ऑन विद द प्रोक्रेस्टिनेशन। आप फाइल अप करते जाओ, फिर एंड पे आके सिर्फ़ एग्ज़ाम पास कर लेना, जस्ट मोर देन इनफ आपके लिए। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है, तो फिर भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही हिसाब है प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड। ठीक हो गया? उसके बाद स्टडी। तो स्टडी रिसोर्सेज़ से रिलेटेड पहले ही बता चुका हूँ कि व्हिच बुक्स आर द बेस्ट। स्टैंडर्ड बुक्स वर्सेस रिव्यू बुक के बारे में मैंने डिटेल बता दिया कि रिव्यू बुक्स क्या होती हैं और स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं। तो रिव्यू बुक की तरफ आपने तभी जाना है जब आपके पल्ले कुछ है। अगर आपने सिरे से ही उठा लिया है एंड आखिरी साल में आकर आपने स्टेप 1 उठा लिया है, स्टेप 2 उठा लिया, तो उनमें सिर्फ लाइन्स दी हुई हैं। उन लाइन्स के पीछे की जो कहानी है वो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगी। और स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने नहीं भरी हुई, तो वो फिर रट्टा लगाने वाली बात है। और रट्टा फिर क्या है एट द एंड, वही बच्चे जो कहते हैं कि हम जो है लॉन्ग टाइम और पीरियड के लिए रिटेन नहीं कर पाते। तो भाई साहब कैसे रिटेन कर पाओगे जब आपने करनी ही रिव्यू बुक यूज़ है। तो रिव्यू बुक यूज़ करोगे तो आप 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, लेकिन एट द एंड आपको भूल जाएगा, वो आपको सही सिरे से दोबारा करने पड़ेगा, ज़ीरो से, ठीक है? लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स को लेके चलते हो, जब आप कंसेप्ट बनाते हो, तो कंसेप्ट का ये है कि अगर वो भूल भी जाएँ, तो आपको साल बाद, 2 साल बाद कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है बस। और आपको दोबारा गो थ्रू भी नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही कीवर्ड्स आपकी नज़रों के सामने आएँगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस कीवर्ड के पीछे की कहानी ये है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ हाइपरथायरायडिज़्म में इन्फर्टिलिटी क्यों होती है या हाइपोथायरायडिज़्म में इन्फर्टिलिटी क्यों होती है? अब अगर आप देखो, ये एक डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है ना, डिज़ीज़ की आगे सिम्पटम्स हैं। अगर आप इस तरह से लेके चलोगे, क्यूरियोसिटी अपने अपने अंदर पैदा करोगे कि यार ये डिज़ीज़ की ये सिम्पटम है,
तो ये सिम्पटम क्यों हो रही है? व्हाई? जब व्हाई का इशारा आ जाएगा ना, तब आप समझ लेना कि आप वाक़ई में अपने कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप खाली रट्टा लगा रहे हो, ठीक है, हाइपोथायरायडिज़्म में कॉलिन टॉलरेंस होता है, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनफर्टिलिटी भी होती है, ठीक है, बेसिल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। जब आपने इन चीज़ों को रट्टा लगाना है, तो बस रट्टा ही लगाना है, आपने उनके पीछे की कहानी नहीं पढ़नी। लेकिन व्हाई देयर इज़ इनफर्टिलिटी, अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे ना, फिर आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, फिर आपके कंसेप्ट बनेंगे। जब आप इस तरह से पढ़ने लग जाओगे, तो 10 साल बाद भी आपको हाइपोथायरायडिज़्म की सिम्पटम्स, व्हाई इनफर्टिलिटी अकर्स इन हाइपोथायरायडिज़्म, ये नहीं बोलेंगी। तो आपने इस तरह से लेकर चलना है। तो इस तरह से लेकर चलने का भई एक ही ज़रिया है, यूज़ स्टैंडर्ड्स बुक, ठीक है? पाकिस्तान की बात करूँ, एनआरई में जो मेडिसिन और सर्जरी का मोस्टली पेपर आता है, लोग वहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, वेरी गुड बुक, ठीक है? सर्जरी के लिए। लेकिन मेडिसिन और सर्जरी की मैं 2 बुक्स पढ़वा रहा हूँ, इन्हीं में से आपके मोस्टली एमसीक्यूज़ आएँगे और इन्हीं से ही आपका जो सिलेबस है वो बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ इरफान मसूद मेडिसिन, बड़ी अच्छी बुक है, और सेकंड वन जो है आपकी सर्जरी की, वो है इरफान मसूद सर्जरी, ठीक है? इनमें से उन्होंने आपका पेपर बनाना है। वहाब डोगर जिसने पढ़नी है वो पढ़े, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाब डोगर के साथ अगर आप इरफान मसूद को भी मिला लो, अगर आपने एनआईई पास करना है, तो बैलेंस हो जाएगा। आपके 100 एमसीक्यूज़ तो यही हो गए, ठीक है? उसके बाद जो है ईएनटी, ऑफ्था, गायनी है, इनमें गिने-चुने जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से आ जाके हर साल एमसीक्यूज़ आते हैं, वही आपको आने हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्टडी रिसोर्सेज़। हाउ टू स्टडी स्मार्टली एंड इफेक्टिवली, लेक्चर्स वर्सेस नोट्स वर्सेस डेप्थ डिटेल्स। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ कि लेक्चर्स को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी है। देखो, लेक्चर जो हैं वो आपको कभी भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो आज के लेक्चर्स हैं, जो आज कल हमारे जो है बहुत से लोग जो है वो करवा रहे हैं कि 2 महीने में भई एनआरई की तैयारी पूरी। भाई 2 महीने में कोई कैसे 5 साल का सिलेबस कवर कर सकता है? कभी खुद ये क्वेश्चन किया अपने आप से? और अगर इसका जवाब ना है, तो आप खुद ही समझ लो कि भई वो रट्टा लगवाएँगे आपको। ठीक है? अब एक बंदे का मैं लेक्चर ले रहा था, वो कह रहा था कि इंफीरियर लीड्स, मेरी हँसी छूट गई उसके ऊपर। तो इंफीरियर लीड्स को रट्टा लगवा रहा था कि नीचे की तरफ होती है, पाँव है, पाँव फुट से स्टार्ट होता है, तो एवीएफ नीचे वाली लीड है, ठीक है? तो भई जिसने इन्फोमेंट ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, तो प्रॉपर लीड्स पढ़ी हुई है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? जिसने मरमर्स को एक कांसेप्ट बनाकर समझा हुआ है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भई किसमें सिस्टोलिक होता है, किसमें डायस्टोलिक होता है, किसमें मिड सिस्टोलिक होता है, किसमें इजेक्शन होता है। ठीक है? तो आपने जब कांसेप्ट को लेकर चलोगे, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। आप भूल भी जाओगे, फिर भी आपके पल्ले कुछ होगा कि यार मुझे कुछ आता है। ठीक है? तो लेक्चर्स लो, लेक्चर्स आर वेरी इंपोर्टेंट। लेक्चर इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि आपको वो बेस बनाकर दे देते हैं, ताकि लेक्चर के बगैर आपने डेफ नोटबुक को जो है, स्टैंडर्ड बुक को हाथ नहीं लगाना। फिर वो आपके लिए ऐसी लगेगी जैसे आप सिर्फ़ एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल रहे हो। वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लेक्चर्स लो ताकि आपकी बेस बने। जब आप लेक्चर्स ले लो, तो फिर डिटेल जो आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी पढ़ो। अब डिटेल बुक को और लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट आपस में कोलैब करेंगे, ठीक है? उनको आप जो है नोट्स बना लो, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे जो कि लेक्चर में मिस थे, वो आपने नोट्स में लिख लेना है। तो इस तरह आप नोट्स बना लो, ठीक है? उसके बाद मैनेजिंग शेड्यूल, हाउ टू स्टडी फॉर आवर्स। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज स्टार्ट करो, आज से ही 8 घंटे 8 घंटे स्टडी कर लो। ये अच्छी बात नहीं है। जब आप 8 घंटे आज से ही स्टार्ट कर लोगे, होता है ना कि बड़ा जोश आता है पहले वाले दिन ही कि आज मैंने पढ़ना है। तो वो क्या करता है, 8 घंटे 5 से 4 घंटे पढ़ लेता है, उसके बाद क्या होता है, बर्नआउट हो जाता है। वो बंदा कहता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेप। अगर आप स्मॉल स्टेप की इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचोगे। तो आपने 2 आवर्स ऑफ डे स्टार्ट करना है, ठीक है? अब इसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो 10 मिनट के हिसाब से 5 दिन बाद आपने इसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं। तो इस तरह आपकी ना एक रिदम बन जाएगा। फिर आपको जो है वो एक, जब आपने 8 घंटों पे पहुँचना है, तो आपको फिर वो 8 घंटे लगेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है उन 8 घंटों तक पहुँचोगे। तो कोशिश यही करना, जिनके पास साल रह चुका है, वो मिनिमम 8 टू 12 आवर्स तक जाएँ। ठीक है? लेकिन वो स्टार्ट हमेशा 2 आवर्स से करें, ठीक है? 5 दिन बाद जो है 20 मिनट का, या 10 दिन बाद जो है वो 20 मिनट, 10 दिन बाद नहीं मैं कह रहा, 5 दिन बाद जो है वो 20 मिनट का इज़ाफ़ा कर लें, ठीक है? तो दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट। तो मैनेजिंग शेड्यूल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। फिर कह रहा हूँ कि अपने पोटेंशियल को देखकर आपने मैनेज करना है शेड्यूल को, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, तो एंड रिज़ल्ट में क्या है कि व्हाट आफ्टर पासिंग। तो भाई साहब, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इज पासिंग द एग्जाम इज ओके, और डू यू वांट टू बिकम अ क्वालिफाइड गुड डॉक्टर? ठीक है? अब आप पे क्वेश्चन एक यही है कि यार, क्योंकि जब बंदा पास कर लेता है, जिसने सिर्फ रट्टा लगा के पास करता है, या जिसने 2-3 महीने लगा के पास किए होते हैं, वो फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लाज़मी आएगा कि यार क्या मैं वाक़ई में एक डॉक्टर हूँ? तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं आएगा कि नहीं, आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर। तो वो गुड डॉक्टर बनने के लिए फिर जो है, ये जो स्टेप है, हाउस जॉब, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 5 साल का जो निचोड़ है मुकम्मल, अगर आपने 5 साल बिल्कुल ही ज़ाया कर दिए हैं, तो हाउस जॉब ऐसी चीज़ है, जहाँ पर आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। अब हाउस जॉब में मसला ये भी है, बच्चे कहते हैं कि यार देखो, हमें पे नहीं मिलती। तो भई जो आपने सीखना है ना, बेसिकली वही आपकी पे है। जो आप वहाँ से निकल के बनोगे ना, अगर आप
ये माइंडसेट अपना बना लोगे ना कि यार मुझे पे नहीं मिली थी, लेकिन एट लीस्ट मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि ये जो मेरे साल ज़ाया हुआ है जिसमें मुझे पे नहीं मिली, मैं ऐसा डॉक्टर बनूँगा कि ये जो साल ज़ाया हुआ है, ये मैं किसी तरह कवर कर लूँगा, ठीक है? तो आपने हौज़ों में अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करनी बल्कि बनकर दिखाना है, ठीक है? तो फिर आप गुड डॉक्टर बन सकते हो। व्हाट इफ वी फेल? तो भाई साहब फेलियर इज़ द राइट। कोई भी फेलियर जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फेलियर कभी-कभी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। फेलियर से बंदा सीखता है। कहते हैं ना जो फेलियर से गलती की हुई होती है वो हमेशा याद रह जाती है। ठीक है? वो रट्टा भी नहीं होता, वो कंसेप्ट भी नहीं होता। तो जब वो गलती आप करते हो तो वो हमेशा याद रह जाती है। तो इस चीज़ से कभी भी नहीं घबराना, ठीक है? थॉमस एडिसन जो है अपनी 100th अटेम्प्ट पर जाकर जो है वो पास हुआ था, तब जाके बल्ब बनाया था। 99 में देखो, जब वो पास हो गया तो इंसानों ने उसकी जो 99 जो उसकी ट्राई थी, उनको नहीं देखा, बल्कि उनको भी उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूज़ किया, कि देखो यार ये 99वें मर्तबा जो है बंदा फेल हुआ और 100वीं मर्तबा पास हुआ और दुनिया में आज इसका नाम है कि भाई साहब ने बल्ब इजाद किया था। ठीक है? तो जब आप फेल होकर जब आप पास होते हो या एक ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो, तो आपकी जो फेलियर्स है ना, ये भी स्टोरी बन जाती हैं। तो फेलियर से कभी भी नहीं घबराना, ठीक है? वेलकम करना है इनको। हाउ जॉब एंड सम्स अप। तो हाउ जॉब के बारे में बता दिया कि हाउ जॉब इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन योर एंटायर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो इसमें बंदे के पुत्र बनने के आपने हाउ जॉब करनी है और हाउ जॉब भी आपकी डिफाइनिंग फ्यूचर डिफाइनिंग जो है टाइम पीरियड होता है कि आपने कुछ लोगों ने सोचा होता है कि यार मैंने पहले से ही सोचा होता है कि यार मैंने कहाँ किस फील्ड में आगे जाना है। लेकिन हाउ जॉब के दौरान भी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि यार कौन-सा डिपार्टमेंट मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है। जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली मोस्टली जो वो डर्मा में चले जाती हैं या गायनी में चली जाती हैं या पीडियाट्रिक्स में नहीं पीडियाट्रिक्स में बहुत कम जाते हैं। तो ये 2 एस्थेटिक्स हो गया, इन तीनों में जो है ये लड़कियाँ मोस्टली जाती हैं। लेकिन हाउस जॉब में जो आपने आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा, आपको एक पाथवे दे देगा कि आपने किस फील्ड में जो है वो जाना है, ठीक है? तो ये थी सारी यार हेनरी प्रिपरेशन से एंड तक जो कि अ, सारा बता दिया हो जॉब से रिलेटेड वगैरह-वगैरह। ये थे मेरी अपनी ज़हनियत थी, ठीक है? फिर वही एट द एंड मैं यही कहूँगा कि सुनो सबकी, आपने मेरी सुनी, ओके हो गया। लेकिन एट द एंड आप सुनकर जो है, आपने हमेशा अपनी लाज़मी सुननी है, दिल की सुननी है अपनी कि यार क्या मैं वाक़ई ठीक कर रहा हूँ या किसी बंदे ने या फलाँ बंदे ने कहा है वो मेरे लिए ठीक है। फिर आपने जो है अपना काम करना है। बाकी रही बात मोटिवेशन की तो भाई साहब आप अपने लिए खुद मोटिवेशन हो। अगर आप कहोगे कि मुझे दुनिया का कोई बंदा आके मोटिवेट कर देगा, तो नहीं। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हो और आपने अगर खुद को नहीं उठाना तो चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी आके आपको मोटिवेट कर दे, आप अपने बिस्तर से नहीं उठोगे, ठीक है? तो बिस्तर से उठना पड़ेगा, अपने कम्फर्ट ज़ोन को जो है अभी से तबाह नहीं करोगे, तो फिर भाई साहब आने वाले वक़्त में ये आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, ठीक है? वो कहते हैं ना कि मोस्ट लग्ज़री थिंग जो है इस दुनिया में वो आपकी जो है पिटीनेस है, अपने ऊपर जो है वो रहमदिली करना है। तो रहमदिली कैसे आती है? अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में रखकर। तो जब तक आप कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलोगे यू विल नेवर अचीव द गोल्स यू वांट। तो बस यही कहूँगा एट द एंड। मुझे इतनी चीज़ इजाज़त है, अपनी दुआ हमेशा याद रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कोशिश होगी कि हम जो है अपना मेडिसिन और जो सर्जरी है वो स्टार्ट करें। बाकी आप दुआएँ करें मेरे लिए भी ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊँ।